नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जब हमारा दिल पसीज जाता है, हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी रुकती नहीं है। हम आगे बढ़ जाते हैं और उन घटनाओं को भी भूल जाते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कुछ लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी का रुख मोड़ देती हैं, धारा बदल देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अंजना राजगोपाल के साथ, जो एक नौकरी करती थी लेकिन फिर बन गई बेसहारा बच्चों की माँ। हमारी आज की तेजस्विनी अंजना राजगोपाल। कभी कभी कोई एक छोटी सी घटना दिल को इतने अंदर तक साल जाती है कि वो इंसान के लिए एक मिशन बन जाती है। ऐसी ही एक घटना ने अंजना के अंदर के मातृत्व को जगा दिया और उसने गरीब और बेसहारा बच्चों की परवरिश का जिम्मा ले लिया। दिल्ली से सटे नोएडा की बाल कुटीर में आज 200 से भी ज्यादा अनाथ बच्चों की एक ही मां है, अंजना राजगोपाल। अंजना बाल कुटीर को एक अनाथालय के तौर पर कतई नहीं देखती और न ही इन बच्चों को किसी और को गोद लेने देती है। वो इनकी पूरी परवरिश का बाकायदा जिम्मा लेती हैं और उन्हें पढ़ा लिखा कर एक बेहतर इंसान बनाने में लगी हैं। केरल में जन्मी और बेल्लारी कर्नाटक में पली बढ़ी अंजना ने 1988 में ही बेसहारा बच्चों के इस तरह के घर बनाने का मन बना लिया था। लेकिन 2 सालों तक कामयाबी न मिलने के बाद अचानक एक दिन एक छोटे बेसहारा बच्चे को पिटते देख अंजना उसे घर ले आई और बच्चों का आश्रम शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक करीब 2 दशकों से बेसहारा और गरीब बच्चों की परवरिश कर रही अंजना का ये मिशन लगातार जारी है। अंजना राजगोपाल एक अद्भुत माँ है और हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं बेसहारा बच्चों की माँ कहलाने वाली, मम्मी कहलाने वाली अंजना राजगोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। नमस्ते। तो आप कैसे मम्मी बन गई इतने सारे बच्चों की, और कैसे आपने सोच लिया कि आज अब अगर आपको कोई किरदार निभाना है तो वो किरदार यही होगा? वो असल में जब मैं छोटी थी जी, बेलारी में पढ़ती थी, तो घर के आसपास कुछ ऑर्फनेज थे जहाँ से बच्चे जो है घर घर जाते थे चंदा इकट्ठा करने के लिए। उनके हाथ में एक ड्रम और नोटबुक होता था और घर घर जाके ये लोग चंदा इकट्ठा करते थे। तो बहुत बुरा लगता था कि सोचती थी कि मतलब बच्चे की भीख क्यों मांग रहे हैं। तो यही सोच हर महीने जब वो बच्चे आते तो बस बुरा लगता था। फिर जब हम बड़े हो गए, दिल्ली आए, तो देखा दिल्ली में भी रेलवे प्लेटफॉर्म्स, मंदिर में, जहाँ भी जाओ बच्चे भीख मांगते, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं और लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ ये बच्चे भीख मांग रहे हैं। हर कोई बड़े सोचे समझे बगैर उनको कुछ दे के आगे निकल जाते हैं। तो बहुत मैंने सोच समझ के फिर मैंने सोचा कि ज़रूर इनके लिए कुछ करना है। तो आप तो नौकरी करती थी, अच्छी खासी आपकी नौकरी थी जी। तो कैसे आपने सोच लिया कि मैं नौकरी वोकरी छोड़ दूं और अब तो मेरा एक ही काम है वो बेसहारा बच्चों की मदद करना? जब मैं 10th पास किया तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई। तो उसके बाद एक ब्रदर था, उसका भी डेथ हो गया 1 साल के अंदर। फिर पापा की तबीयत ख़राब होने लगी, फिर हम दिल्ली आए। तो दिल्ली में देखा कि हालत बहुत ख़राब है, पर मेरी फैमिली की ज़रूरतों की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। तो मैंने जॉब ले लिया। करीब 10 साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब किया। फिर एक दिन मैं जब ऑफिस मेरा हमेशा मन में था कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने सोसाइटी बनाया। अपने दोस्तों से बात की, अपनी कलीग से बात की, पर कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं था। सब कहते थे कि अच्छा खासा जॉब छोड़ के तुम ऐसा कुछ करोगे तो ये तुम्हारा पागलपन है। मतलब ये उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत पहुंच है, वो ही कर सकते, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम क्या कर सकोगे। तो मैंने कहा नहीं, पर मुझे तो करना ही है, मैंने सोच लिया मुझे करना है। तो एक मेरी सहेली थी जो पेटेट में काम करती थी, उसने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो हम दोनों मिलकर करते हैं। फिर हमने कई लोगों से बात किया। फिर एक प्रधान नाम की संस्था मिली जहाँ पर उन्होंने हमें गाइडेंस दिया कि सोसाइटी कैसे रजिस्टर करते हैं, क्या करना है। उस दौरान मैं जॉब करती रही और सोसाइटी का सारा काम करती रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं ऑफिस जा रही थी और मैंने देखा 9 साल का एक लड़का था जो मेंटली चैलेंज था और फिज़िकली भी चैलेंज था, और एक आदमी उसको मार रहा था।
तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों, कौन है, क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता, ये तो खाना मांगता है तो हम छोटा मोटा काम इससे करवा लेते हैं। तो फिर मैंने कहा अगर मैं इसको घर ले जाऊं तो आप लोगों को कोई इतराज़ है? कहने लगे नहीं, हमें क्या इतराज़, हमारा कोई है नहीं। फिर मैं इसको घर ले आई, टीवी पे भी उसका फ़ोटो दिखाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाया, पर कोई उसको लेने आए नहीं। फिर मैंने इसको लेडी एवन कॉलेज में एक सेंटर है, एनेबलिंग सेंटर, वहाँ पर इसको दाखिला कराया, इसको पढ़ाया लिखाया। अब वो करीब 35 साल का हो गया है, पर क्योंकि स्पेशल है तो ये पॉन्टी चड्डा का जो स्कूल है माता भगवंती चड्डा निकेतन, वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग करता है और वहाँ उसको स्टाइपेंड भी मिलता है, क्योंकि ये उस वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रुप का टीम लीडर है। तो मतलब वो पहला बच्चा है जिसे आपने पाला, जिसकी आप माँ बन गई। लेकिन हाँ। ये बताइए अंजना जी कि कितने बरस की आपकी उम्र थी जब आपने कहा कि भाई अब नौकरी वोकरी मुझे नहीं करना? मतलब वो कौन सा ऐसा लम्हा था जिसने आपको कहा कि ज़िंदगी में अब उस तरफ नहीं जाना, दूसरी तरफ जाना है जहाँ आप शायद जाना चाहती? जी, क्योंकि मेरे मन में जो बचपन से जो इच्छा थी, हाँ। वो मेरी फैमिली कंडीशंस की वजह से मैं पूरा नहीं कर पाई। और जब मैं फ्री हो गई, मेरे पापा भी काफ़ी मतलब बीमार रहने के बाद उनकी डेथ हुआ, तो अब मुझे लगा कि अब मुझे शादी नहीं करना चाहिए, जो मैंने चाहा मुझे वही करना चाहिए। तो इसलिए मैंने शादी की, मतलब सोचा नहीं, ये काम करने का सोचा। तो आजकल तो माओं को अगर 1-2 बच्चे भी पालने पड़े तो बड़ी मुसीबत होती है। पर मुझे आप दिक्कत इतने सारे नहीं बच्चों होती। की मम्मी बन गई। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कोई कष्ट या कोई इस तरह की उलझन, या ना, कभी ऐसा फील नहीं हुआ? कभी नहीं, बल्कि अगर कुछ देर के लिए मुझे अकेले रहना पड़ा तो मुझे बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि हमेशा जी, शुरू में जब आपने जैसे पहला बच्चा आप लेके आए और उसे आपने, तो कैसे ये जुड़ता चला गया, कारवां कैसे आपका बनता चला गया? और उस दौरान जाहिर है जब आप कोई ऐसा काम शुरू करते हैं तो फैमिली का सपोर्ट कितना आपको उस समय मिला, सहयोग मिला कि नहीं मिला? नहीं, क्या था उस मुझे समय? कोई सहयोग नहीं मिला। फैमिली वाले सब मुझे बार बार कहते थे कि मत करो, छोड़ दो, तो ये काम छोड़ दो। और मेरे कलीग्स ने भी, फ्रेंड्स ने भी, सब ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मुझे आगे ही बढ़ना था तो मैं करती गई। और काफ़ी मुश्किलें आई, क्योंकि लोग तारीफ़ तो करते थे पर कोई सपोर्ट करने नहीं आता था। तो मैंने इसलिए अपना जॉब कंटिन्यू रखा और अपनी सैलरी से ही 3 साल तक मैंने गुजारा। और 3 साल के अंदर मेरे पास 5 बच्चे आ गए। जब मैंने 3 साल पहले जब क्राई को अप्रोच किया तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी मुझे सीरियसली नहीं लिया। पर जब 3 साल बाद उन्होंने देखा कि मैंने 5 बच्चों को ले लिया और मैं तब भी कर रही हूँ, तो तब उन्होंने आके मुझे सपोर्ट तो किया। उस समय ये बच्चों को आप कहाँ पे रख रही थी, मतलब कहाँ? मेरा अपने घर में, अच्छा, अपने घर में जो किराए के मकान में मैं रहती थी। तो आसपास के लोग कहते नहीं थे कि ये कहाँ से इतने सारे बच्चे आ गए, कौन है, हाँ, क्या है? जो पहला बच्चा था वो बहुत चीखता चिल्लाता था, क्योंकि वो मेंटली चैलेंज था, वो गुस्सा आता था, वो बोल नहीं पाता था, ना सुनता, तो वो तो चीखता चिल्लाता था। तो लोग यही कहते थे कि तुम क्यों इसको ले जाके पागलखाने में क्यों नहीं भर्ती करते हो। पर आज अगर आप उसको देखोगे तो आप बोलोगे कि बहुत अच्छा किया कि उसको लिया, क्योंकि अब बिल्कुल इतनी समझदार, इतना मतलब मेहनती है कि हर कोई उसका तारीफ़ करता है। जी, तो जब वो 5 बच्चे मतलब आप किराए के मकान में थी और वहाँ पर उनको पालती रहीं, उसके बाद फिर जब कहते हैं ना कि जब सफ़र आगे बढ़ता है और भी बच्चे जुड़ते गए होंगे तो जगह की कमी, संसाधनों की कमी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने शुरू में सपोर्ट नहीं किया, तो कैसे आप, क्या था जो आपको चलाए रख रहा था? जैसे जैसे एक बच्चा आता था, बस पहले बच्चे के बाद 3 महीने बाद एक और लड़की आई जो हैंडीकैप थी, पोलियो अफेक्टेड थी, तो किसी सोशल वर्कर ने उसको मेरे पास लेके आए। तो वो भी काफ़ी मतलब मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी उसको संभालना, क्योंकि उसके पेरेंट्स बचपन में गुजर गए थे, वो अपनी दीदी के साथ रहती थी, तो वो बहुत एग्रेसिव थी। तो पर उसको भी अब तो वो शादी करके उसके 2 बच्चे हैं, वो एक जनरल स्टोर चलाती है, तो काफ़ी मतलब सुधर गई है। बाद में धीरे धीरे न्यूबॉर्न बेबीज आने लगे। तो जैसे आप बता रही हैं कि मतलब आपने ऐसे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको भी पाला, उनको भी, तो आपको ऐसी कोई ट्रेनिंग तो थी नहीं? नहीं, मैं सिर्फ 10th पास हूँ। 10th पास की बात नहीं है, बट जैसे होता है ना कि किस तरीके से देखभाल करनी है ऐसे लोगों की, कैसे केयर करनी है, वो आपने कहाँ से
कहाँ क्योंकि से आपको आता चला गया? हमारा एक बहुत बड़ा परिवार था, तो बचपन से अपनी छोटी भाई बहनों का देखभाल करना तो आदत था ही। हाँ। मेरे 4 छोटे ब्रदर्स थे, तो उनको तो हम लोग देखभाल करते थे, तो वो बचपन से ही वो ट्रेनिंग मुझे मिल गया था, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चों को पालने में। अच्छा, तो ये बताइए कि अब मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे भी आपके पास में आते हैं, छोटे बच्चे, उनकी केयर करना और भी मुश्किल होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद जिनको कुछ याद भी होगी अपने माँ बाप की, उनके कुछ अनुभव भी होंगे, तो कैसे एक होता है ना कि आप साइकोलॉजिकल लेवल पे भी उनको कहीं ना कहीं सहारा देते हैं, तो ऐसे कुछ ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करिए। कि देखिए, जो न्यूबॉर्न बेबीज आते हैं उनको तो हम अपनी तरह जैसे ही पालते हैं, अपने जैसे मोल्ड कर लेते हैं, और पर जब बड़े होते हैं वो देखते हैं कि आपके अपने आसपास की जो माहौल है उससे वो समझ जाते हैं कि मैं उनकी असली माँ नहीं हूँ, तो तब वो सवाल करने लगते हैं। जब तो हम क्या करते हैं, जब बच्चा 8-10 साल का है तब धीरे धीरे उसको सच्चाई बता देते हैं, तो उस उम्र में बच्चे को एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होती, और फिर जो प्यार हम उनको देते हैं वो तो अपनाते ही है, तो उनको तो लगता नहीं है कि मैं, जैसे बड़े होते तो बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, पर जो बड़े बच्चे आते हैं जिनको अपने पेरेंट्स के बारे में पता था, तो उनको भी थोड़ा मतलब 1 हफ्ते तक थोड़ा सा उनको दिक्कत रहती है एडजस्ट करने में, पर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रिक्टनेस नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो है, पर इतना भी रिजिड नहीं है कि बच्चा सफोकेट हो जाए। उसको हम ज़्यादा सवाल जवाब करते नहीं हैं। अगर बच्चा अपने मन से अपनी कहानी बताता है तो धीरे धीरे हम उसको ले लेते हैं, नहीं तो थोड़ा लीडिंग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो बच्चा अपने आप बोले तो ठीक है, नहीं तो हम उसको प्रेशराइज नहीं करते कि तुम अपनी सच्चाई बताओ। तो इस तरह से बच्चा जो है माहौल में ढल जाता है, तो उसको फिर नहीं लगता कि ये मेरा घर नहीं है। और आपका प्यार जब उन्हें मिलता है तो वो सब कुछ भूल जाते होंगे। तो ये एक प्यारी माँ हमारे साथ हैं, अंजना राजगोपाल जिनका नाम है। हमारी आज की तेजस्विनी बातचीत उनसे जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। अभी तो बहुत है यार। दुनिया का माइलेज चैंपियन नई बजाज प्लैटिना। आपने कहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 तक पूरी हो जाएगी। मैंने इस महीने की 20 का होगा। इस महीने की भी 20 निकल गई। फ्लैट का पोसेशन? मेरा मतलब ये वाली 20, ये वाली ना मतलब हाँ वही है। बस, अगर अब आपने फ्लैट का पोसेशन नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ कंज्यूमर फोरम जाएंगे। अब मैंने कौन सा लिख के दिया क्या कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में पूरी होगी? जी ये क्या कह रहे हो आप? ये कंज्यूमर फोरम गए तो आप भी गए? क्योंकि बिल्डर और बायर के बीच में ये एग्रीमेंट जरूरी है जिसमें ये लिखा हो कि कंस्ट्रक्शन कब पूरी होगी और पोजीशन कब मिलेगा। किसी की नजर ना लगे। बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। सरपंच जी, मैं ठहरा ट्रक ड्राइवर। कल को अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो मेरे परिवार का क्या होगा? ये लो 1 रुपया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो 1 रुपए मासिक निवेश से एक्सीडेंट में विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए तक और अनहोनी होने पर 2 लाख का दुर्घटना बीमा तुम्हारे परिवार को दिलाए। यदि कल को बीमारी की स्थिति में मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का क्या होगा? अरे भाई, उसके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, जो सिर्फ 1 रुपए रोजाना के निवेश से दिलाए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। ये पैसा तुम्हारे बैंक खाते से अपने आप कट जाएगा। अब तुम्हें बैंक जाकर एक फॉर्म भरना होगा। ये 1 रुपया तो बड़े काम की चीज है। ना होगी परिवार की चिंता, ना होगी कल की फिक्र, ना होगी कल की फिक्र। प्रधानमंत्री की योजनाओं से जिएंगे हम बेफिक्र। अब जिएंगे हम बेफिक्र, हाँ जिएंगे हम बेफिक्र। एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आज हम एक ऐसी माँ से बात कर रहे हैं जो कि बेसहारा बच्चों को पनाह देती हैं, आसरा देती हैं, प्यार देती हैं, अंजना राजगोपाल। तो अंजना, जैसे कि आप बता रही हैं कि कई तरह की उम्र के बच्चे आपके पास पहुंचते हैं और बिना किसी ट्रेनिंग के आप उन्हें
पाल रही हैं इतने बरसों से, लगभग 27 साल हो गए हैं जबकि आपने इस मिशन को जारी रखा है। ये बताइए कि ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं उनकी मुसीबत दुगनी हो जाती है अगर वो बेसहारा होती हैं, अगर वो सड़कों पर होती हैं। तो ये जो एक पूरा का पूरा जो हम देखते हैं कि भारत में इतने लाखों की तादाद में स्ट्रीट चिल्ड्रन है और उसमें बहुत बड़ी संख्या लड़कियों की भी है, तो इस इशू को आप किस प्रकार से देखती हैं हिंदुस्तान में? देखिए, अगर हम लड़कियों को लड़कियों की तरह पालें तो वो हमेशा इन्फीरियर फील करेंगे, पर अगर हम उनको पूरा फ्रीडम देते हैं, लड़कों की तरह उनको भी बाहर जाने देते हैं, उनको शॉपिंग के लिए ले जाएं, वो अकेले भी शॉपिंग कर लें, अपनी जो भी ज़रूरत है एडमिशन के लिए जाना अकेले चले जाए, तो इसमें लगता है कि बच्चों को एक वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता। जब हम हर वक्त उनके ऊपर हावी हो जाए, ये मत करो वो मत करो, तो इसमें बच्चे सफोकेट होते हैं। तो जब हम उनको अपने बच्चे की तरह फ्रीडम देते हैं तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मतलब रिश्तेदारों ने लड़कों को ले लिया और लड़कियों को छोड़ दिया, तो ऐसे बच्चे भी यहाँ आके ये भूल जाते हैं कि उनका एक भाई पीछे कहीं छूट गया है, वो इधर नॉर्मल हो जाते हैं, इधर इस परिवार को ही अपना लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके पास भी पहुंचते होंगे जो कि अडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि आप बिल्कुल नहीं देती अपने बच्चों को, कोई माँ देती नहीं है अपने बच्चे ना, क्योंकि जो वो हमें अपना लेते हैं तो फिर हम क्यों नहीं छोड़ दें। ऑलरेडी एक बार उनको उनके माँ बाप खो चुके हैं, तो फिर हम दोबारा उनको क्यों छोड़ें। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चों को अगर माँ बाप मिल जाएं, अलग से परवरिश मिल जाए, तो वो भी आगे कुछ बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं दुनिया में? हाँ, दुनिया पर हम को अपनी आँखों से देख सकते हैं। हम भी तो वो सब कर रहे हैं जो एक नॉर्मल माँ बाप करता है। उनको तो पढ़ा लिखा के इतना अच्छे पोस्ट पे लगा देते हैं। एक लड़की CS कर रही है, एक लड़के ने होटल मैनेजमेंट किया, बाकी बच्चे BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, तो किसी तरह हम उनको कमी महसूस होने नहीं देते। तो एक अलग से परिवार होना, बल्कि बच्चे कहते हैं कि अच्छा हुआ आपने हमें नहीं दिया। अच्छा, ये तो बच्चों का खुद का राय है कि हम इधर खुश है। अच्छा, कई बार ऐसे मौके, ऐसे लम्हे भी आए होंगे जब बहुत दुख तकलीफ़ किसी बच्चे ने सही होगी या इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, तो ऐसी परिस्थितियों को आप कैसे टैकल करती हैं? क्या कोई सपोर्ट सिस्टम आपके साथ काम करता है या आप अकेले ही उन तमाम परेशानियों को झेलती हैं और उनको टैकल करती हैं? बल्कि मेरा जो स्टाफ है इतने अच्छे मुझे मिले हैं कि मेरे हर काम में वो साथ देते हैं। जब अगर मैं बच्चों को उससे गुस्सा करती हूँ तो वो लोग बफर बन के उनको प्यार से समझाते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे की सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं। बच्चों को समझाने के लिए हम सारे एक साथ मिलकर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली करती हूँ। मेरे स्टाफ इतना अच्छे, मेरे टीचर्स हैं, स्कूल की टीचर्स हैं या यहाँ के ऑफिस स्टाफ है, वो चाहे अकाउंटेंट हो या मतलब प्रोग्राम ऑफिसर हो, वो बच्चों के साथ एक परिवार की तरह घुल मिल जाता है। इसलिए वो बच्चों को कभी ये महसूस होता नहीं है। अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि अंजना राजगोपाल एक माँ तो हैं, लेकिन उसके अलावा क्या जीवन में और भी कुछ है आपके, या सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे हैं, उनको पालना है, उनको बड़ा करना है, और फिर बच्चे भी मतलब पल के बड़े होने के बाद फिर एक नया बच्चा, एक नई ज़िंदगी को आप तैयार करने में लग जाती हैं? आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या है? देखिए, अब इतने बच्चे मेरे बड़े हो गए और उनमें से 4 लड़कियों की शादी भी करवाई है, तो वो अपनी डिलीवरी के लिए भी हमारे पास ही आते हैं। और उनके बच्चे, उनकी मतलब मैं कहती हूँ कि उनकी ससुराल वाले भी इतने अच्छे मिले हैं कि त्योहारों पे वो लोग खुद आते हैं हमारे पास, और एक परिवार की तरह, जैसे ना आम जैसे समधन समधी की जो होती है वैसी तरह वो आते हैं सारे, मतलब बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि लोग समाज में भी इतना मतलब परिवर्तन हो गया कि इन बच्चों को अलग नहीं समझते। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बच्चों को अपनाना चाहते हैं या और बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसका रास्ता नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ कौन सी ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से बहुत संपन्नता है देश में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन बच्चे फिर भी बेसहारा के बेसहारा हैं, जो सड़कों पे हैं वो सड़कों पे ही पल रहे हैं? बिल्कुल, हाँ। तो उसमें काफ़ी हद तक जो है ना, जो हमारी जो संस्थाएं बनी हुई है उनमें एक डर रहता है कि बाहर वालों से अगर हम मिलने देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। हमारे यहाँ मतलब कोई भी वॉलेंटियर, कोई भी विजिटर कभी भी आ सकता है। हाँ, 6 बजे तक आ सकता है, दिन में आके मिल सकता है, बच्चों से मिल सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं,
उनके साथ खेल सकते हैं, उनको जो भी वो सिखाना चाहे सिखा सकते हैं। तो बच्चे जो है बाहर की दुनिया से कट के नहीं रह रहे हैं। इससे जो है लोगों को भी एक विश्वास होता है कि हाँ, यहाँ बच्चों की देखभाल अच्छी हो रही है, और बच्चों को भी लगता है कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत फ्रेंड्स है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि जो संस्थाएं काम कर रही है इस फील्ड में, उनको ओपन होना चाहिए और उनको बंधन में नहीं रखना चाहिए। बच्चों को खुल के रहने से बच्चों को भी वो एक आम इंसान बन के आगे बढ़ने में हिम्मत आती है। अच्छा, एक शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे देश में आरटीई भी है, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई की तरफ जो है बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप खुद स्कूल भी चलाती हैं, हैं, और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में भी आप स्कूल चला रही हैं। वहाँ पर आपका अनुभव किस तरह का रहा है? मतलब कितना, मतलब ये जो आपका स्कूल बनाने का, उसे चलाने का, गरीबों को उसमें शिक्षा देने का, वो जो आपका एक मिशन है, उसमें आप किस तरह की चुनौतियाँ अपने सामने पाती हैं? उसमें ये देखा गया कि जब हमने शुरू किया तो ज़्यादातर लड़कियों को नहीं लाते थे पढ़ाने के लिए, सब अपने लड़कों को ले आते थे, लड़कियों को नहीं लाते थे। तो हमने गांव वालों से बात कर करके बाद में जब गांव वालों को भी समझ में आ गया कि बेटियों को भी पढ़ाना उतना ही ज़रूरी है जितना बेटों को पढ़ाना, तो अब हमारे स्कूल में जो है लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं। और उसके अलावा मैं देखती हूँ कि जो समाज में जो प्रॉब्लम्स आती है, जब इतने सारे एनजीओ स्कूल से जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा एनजीओज़ के लिए नॉर्म्स जो है रिलैक्स करना चाहिए। बड़े बड़े जो स्कूल चलते हैं उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपना ज़मीन ख़रीद लेते हैं, टीचर्स की सैलरीज बहुत अच्छा दे सकते हैं, पर एनजीओज़ में जो है लोग वॉलंटरली आके पढ़ाते हैं। तो कहीं कहीं अगर सीबीएसई कुछ रूल्स रिलैक्स कर देते हैं तो जो एनजीओज़ में पढ़ते हैं उन बच्चों को भी सहारा मिल जाता है, क्योंकि सीबीएसई रिकग्निशन ना मिलने की वजह से बहुत सारे एनजीओज़ सफ़र कर रहे हैं। और अगर एनजीओज़ को अगर ये सीबीएसई रिकग्निशन मिल जाता है तो हज़ारों करोड़ों बच्चे जो मतलब अनपढ़ जा रहे हैं, उनको अनपढ़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े स्कूलों में आरटीई का अंतर्गत इन्होंने जो बोला इतने % आप ले लो, ज़बरदस्ती तो उनको ले लिया, पर उनके साथ कैसे व्यवहार होता है, उन बच्चों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बाकी बच्चे उनको नीची नज़र से देखते हैं, कई टीचर्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे माहौल से अच्छा कि अगर वो एनजीओ स्कूल में पढ़े और आगे बढ़ें। बहुत से बच्चे जो बहुत ही ब्राइट होते हैं पर उनको मौका नहीं मिलता। एक बात जो और आड़े आती है, चाहे जो भी इस तरह के काम करें, उसमें आती है कि फंड्स कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आए, बिल्डिंग कहाँ से बने, जहाँ पर आप इस तरह का आप बताइए आपका एक्सपीरियंस इस बारे में किस तरह का रहा है? मेरी एक्सपीरियंस पब्लिक के साथ बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं ओपन हूँ, लोग आते हैं, देखते हैं, खुद बच्चों से मिलते हैं, तो काफ़ी लोग धीरे धीरे जुड़ गए हैं। तो 27 सालों में मतलब अगर मैं एक एक प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ती गई, पहले एक स्कूल खोला, फिर दूसरी स्कूल खोला, फिर एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला, ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़ते गए, नहीं तो मैं कर नहीं पाती थी। फिर एक ऐसा कंपनी आया केडेंस नाम की, तो उन्होंने जो है जो किराए के मकान में हम रह रहे थे, हम गवर्नमेंट को किराए देते थे, उसको गवर्नमेंट को से परचेज़ किया हमारे लिए और 3 मंजिला बिल्डिंग बनाया। फिर एक और ट्रस्ट थी, उन्होंने भी दूसरी जो किराए की मकान हमारे पास थी उसको परचेज़ करके हमारे नाम से बिल्डिंग बनाया। तो इस तरह से लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, और मुझे लगता है अगर सारी संस्थाएं खुल के काम करें तो बहुत लोग आगे आएंगे उनकी सपोर्ट करने के लिए। तो अभी आप अपना ये पूरा का पूरा जो आपका लक्ष्य है, मिशन है, ध्येय है ज़िंदगी में, उसे आप आगे बढ़ा रही हैं, पर ये ध्येय अभी और आगे बढ़े, क्या आप जो आपके बच्चे हैं, क्या आप उनको भी तैयार करती हैं कि वो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और बड़ा करेंगे, ताकि और ज़्यादा बच्चे आपके एम्बिट में आएँ, पढ़ लिख सकें, उन्हें भी माँ मिल सके, घर का एक माहौल मिल सके? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं हम। ज़मीन अगर मिल जाए तो हम और इसको बड़ा करें, वो और अच्छी तरीके से हम चलाएं इसको। तो अभी तक ज़मीन नहीं मिला, तो जो छोटा सा जगह है उसी में जितना हमारे वैसे लाइसेंस 50 किया, पर ऑलरेडी हमारे पास 60 बच्चे हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं अगर ज़मीन मिल जाए तो हम ये भी चाहते हैं कि जो गरीब सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी एक सेक्शन खोला जाए जहाँ पर वो चैन से आके रह सके। तो आखिर में चलते चलते अगर मैं ये कहूँ कि आप
ज़िंदगी के मूल मंत्र को अगर एक लाइन में आप बयान कर दें हमारे लिए, तो वो क्या है? मैं तो यही कहूँगी कि अगर हिम्मत करें तो हर कोई ये काम कर सकता है। सिर्फ ये थोड़ी सी हिम्मत की कमी रह जाती है कि डर के हमारे लोग सोचते हैं कि शायद हम नहीं कर पाते हैं। पर अगर मन में इच्छा हो तो ज़रूर आगे बढ़ना और अपना मन का काम कर लेना। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी अंजना जी, और अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।